गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से आपके ये वीडियो टर्मिनेट हो गया था। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी स्टडी को। और हम पढ़ रहे थे मध्यवर्ती उपभोग के बारे में। तो मध्यवर्ती उपभोग का मतलब आप समझ गए हैं, गैर कारक आगत द्वारा प्रयोग के लिए कच्चे माल के मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है। फिर है स्टॉक में परिवर्तन। एक लेखा वर्ष में अंतिम स्टॉक तथा प्रारंभिक स्टॉक के अंतर को स्टॉक में परिवर्तन कहा जाता है। तो स्टॉक में परिवर्तन डेल्टा स्टॉक बराबर अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। मूल्यवर्धन का हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ आप देखिए, जैसे पहले ये जो टेबल देख रहे हैं, ये वैल्यू एडेड को एस्टिमेट कर रही है। और इस टेबल में हम देखते हैं पहले नंबर पे किसान हैं, जिसके द्वारा जो भी कुछ उत्पादन किया जा रहा है उसका मूल्य मान लीजिए 600 रुपये है। और उसने उत्पादन में जो बीज का उपयोग किया है, उर्वरकों का उपयोग किया है, और जो श्रम का उपयोग किया है, पूंजी का उपयोग किया है, उन सब का जो यूज़ लिया है वह 200 रुपये के बराबर है। तो मूल्यवर्धन उसने कितना किया है? 400 रुपये के बराबर। ठीक है। इसी प्रकार से आप अब ये जो किसान गेहूँ बेचता है, तो ये जो गेहूँ उसने बेचा है आटा मिल वाले को, तो 600 रुपये में उसने गेहूँ को बेचा है। और आटा मिल वाला जो है इस गेहूँ को पीस कर जो आटा बनाता है और उस आटे को जो बेच रहा है वह है, और उस आटे का जो उसने आटा उत्पादन में जो उसने योगदान दिया है, उस उत्पादन को अगर हम यहाँ पर 800 के बराबर ले रहे हैं, तो आटा मिल वाले ने कितना योगदान दिया है मूल्य वृद्धि में? 200 के बराबर। इसी प्रकार से बेकरी वाला जब उस आटे को आटा मिल वाले से ख़रीद रहा है, तो चूँकि आटा मिल वाले का जो योगदान है और उसको उसमें ऐड किया, तो 800 रुपये के बराबर उसकी लागत बैठी। और बेकरी वाले ने जो ब्रेड बनाई, तो उसके बाद में चूँकि उसने उत्पादन में कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी उत्पाद का मूल्य बढ़ाया है, और वह मूल्य है 1000 के बराबर। तो इस प्रकार से मूल्य वृद्धि कितनी हुई है? 1000 माइनस 800 बराबर 200। इसी प्रकार से दुकानदार हैं, चूँकि अब बेकरी वाले ने अपना जो भी ब्रेड बनाया उसे जब दुकानदार को बेचा, तो दुकानदार ने उसे 1000 रुपये में ख़रीदा। ठीक है। और दुकानदार उसमें जो भी कुछ पैकिंग वगैरह कुछ भी करता है उसका, या उस पर कुछ नाम लिखता है, उन सब का जो वो कंट्रीब्यूशन उसने दिया है उसके उत्पादन के मूल्य बढ़ोतरी में, वह मूल्य बढ़ोतरी में जो उत्पादन है वह 1200 के बराबर है। तो 1200 माइनस 1000 बराबर 200। इन सबको अगर जब आप ऐड कर देंगे मूल्य वृद्धि को, तो एडिशन पर आपको प्राप्त हो रहा है 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये आपके एडिशन पे प्राप्त हो रहे हैं। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जब उत्पाद के मूल्य को आप ऐड करेंगे और इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को माइनस करेंगे, तो भी आपकी काउंटिंग 1000 ही आएगी। तो इस प्रकार से जो सकल मूल्य वृद्धि होती है उसको हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जो सकल मूल्य वृद्धि होती है, एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी हम मूल्य वृद्धि करते हैं, किसी देश में जितने भी उत्पादक होते हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन में जो भी योगदान दिया जाता है, और इसके कारण जिस प्रकार से मूल्य वृद्धि होती है, इनको सबको जब जोड़ दिया जाता है तो हमें जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? जीडीपी मार्केट प्राइस पर हमें जीडीपी प्राप्त होती है, क्योंकि देश की घरेलू सीमा के अंदर जितने भी उत्पादकों के द्वारा प्रोडक्शन किया जाएगा और जो भी मूल्य वृद्धि की जाएगी वह आपके इसमें काउंट होगी। अब हम इसको जब हमें जीडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त हो गई है, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त किया जा सकता है। कैसे करेंगे? जीडीपी मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, माइनस करते ही हमें प्राप्त हो रहा है एनडीपी मार्केट प्राइस। एनडीपी मार्केट प्राइस में हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये है आपका माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स प्लस का सब्सिडी, तो ये दोनों मिलाकर नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जिसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस करेंगे, वो आपका कहलाएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में आप प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड,
वो कहलाएगी आपकी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम, तो जो कि आपके राष्ट्रीय आय कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होती है। इसको आप इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं नेशनल इनकम का किस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड के माध्यम से नेशनल इनकम को का मेजरमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी तीनों सेक्टर के द्वारा के उद्यमियों के द्वारा जो भी सकल मूल्य वृद्धि की जाती है वह कहलाती है बाजार मूल्य पर आपकी जीडीपी। इसमें मूल्यह्रास माइनस करेंगे और इसी तरीके से इन सबको करेंगे। ये सब हम प्रक्रिया को अपनाएंगे जो कि मैंने आपको अभी इस वीडियो में अभी मैंने जो पढ़ाया है, इसी को आप जब चार्ट के माध्यम से करेंगे तो आपको लास्ट में जो प्राप्त होगा वह कहलाएगा शुद्ध राष्ट्रीय आय। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि संबंधी सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए। पहली बात तो इसमें पुरानी वस्तु के क्रय विक्रय को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि पुरानी वस्तु का जिस समय निर्माण किया गया वो उस समय की राष्ट्रीय आय में अब ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है। इसी प्रकार से जब पुरानी वस्तुओं को जब बेचा जाता है तो उसमें जो दलाली होती है, जो कमीशन मिलता है, उस कमीशन को फिर भी नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, क्योंकि ये एजेंटों को उनकी सेवाओं का पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट है, इसमें सभी उत्पादक इकाइयों के द्वारा किए गए स्वलेखा उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। यानी जब वह अपने खुद के उपभोग करते हैं, जब जो वस्तु उन्होंने प्रोडक्शन किया है और उसी का जब वह उपभोग करते हैं तो वह भी, अगर मान लीजिए वह उस वस्तु का उत्पादन नहीं करते तब भी तो उसे बाजार से खरीदने के लिए जाते। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने खुद ने उत्पादन किया है तो वह उसका उपभोग कर रहे हैं, तो उसे भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो नेशनल इनकम की काउंटिंग है वह डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। इसका कारण यह है कि ये वस्तुएं उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की बाजार में बेची जाने वाली वस्तु होती है, इसलिए इन्हें बेचा नहीं जाता, क्योंकि इनके उत्पादकों को आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जो मकान मालिक खुद के मकान में रहते हैं तो उनका जो आरोपित किराया होता है उसको भी हम इनकम में काउंट करते हैं, क्योंकि अगर वे मकान मालिक नहीं होते तो किराएदार के रूप में किराया देते, तो इसलिए वो किराया उसको भी ऐड किया जाता है। स्वयं उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके मूल्य की काउंटिंग करना मुश्किल होता है। जैसे कि गृहिणियों के द्वारा जो घरों में सेवा की जाती है उसको आप नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर ये कैलकुलेशन मुश्किल होता है, इस वजह से इनको शामिल करना नहीं किया जाता। इसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र में मूल्य वृद्धि केवल कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होती है। इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र में लगान तथा ब्याज संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। सरकारी क्षेत्र में लाभ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जो कुछ उत्पादन किया जाता है वह सामूहिक उपभोग के लिए होता है, उसकी बाजार में बिक्री नहीं की जाती है। ठीक है। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के मालिक के रूप में अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। यानी सरकार जब उद्योग के रूप में कार्य करती है तो जो भी उत्पादन कार्य करती है तो वो सारा कुछ क्या है आपके इसमें इनकम में काउंटिंग इसकी की जाती है। मूल्य वृद्धि विधि के प्रयोग से संबंधित एक मूल विशेष सावधानी, मूल्य वृद्धि को उत्पादन के मूल्य के समान नहीं माना जाना चाहिए। उत्पाद के मूल्य से अभिप्राय वास्तव में उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य से। इसके विपरीत मूल्य वृद्धि से अभिप्राय उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य माइनस उन वस्तुओं के बाजार मूल्य से जिनका उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। जिन वस्तुओं का आगत कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है उन्हें मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। अतः मूल्य वृद्धि क्या होती है, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। इस प्रकार उत्पाद के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल किया जाता है, जबकि मूल्य वृद्धि में ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है, जबकि मूल्य वृद्धि वैल्यू एडेड में ये शामिल नहीं होता है। अब है इसमें समस्या क्या क्या आती है वैल्यू एडिशन मेथड में, या हम बात करें उत्पाद विधि में क्या समस्या आती है। तो उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में दोहरी गणना की समस्या आती है। दोहरी गणना का मतलब क्या है, किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से अधिक करना, वह दोहरे मूल्य हो जाते हैं।
ठीक है। इसका कारण ये है कि यद्यपि उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, परंतु प्रत्येक उद्यमी की दृष्टि से उसके द्वारा की गई बिक्री अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री है। जैसे कि मान लीजिए कि किसान है, किसान के द्वारा गेहूं का जो उत्पादन किया जाता है और उसे जब वो मार्केट में बेचता है तो उसके लिए वह क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है जो कि उसने मार्केट में बेच दी। लेकिन वही वस्तु, वही गेहूँ बेकरी वाले के लिए क्या है, ये मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाती है, क्योंकि बेकरी वाला क्या करेगा, ब्रेड बनाने के लिए उसके उपयोग में लेगा। तो इस प्रकार गेहूं वहाँ पर क्या है, मध्यवर्ती वस्तु बन जाती है। तो ये डबल काउंटिंग हो गई। एक तरफ तो किसान के द्वारा जो गेहूं का उत्पादन किया गया और दूसरी तरफ बेकरी वाले के द्वारा ब्रेड उत्पादन में गेहूँ का उपयोग किया गया। तो डबल काउंटिंग की समस्या उत्पाद विधि की सबसे मुख्य समस्याओं में आती है। तो ये इसलिए, और जब डबल काउंटिंग होगी तो नेशनल इनकम का ओवर एस्टिमेशन हो जाता है और ये सही रूप में देश की इकोनॉमी के बारे में नहीं बताता है। तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। दोहरी गणना क्या होती है? ये अनावश्यक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि कर देती है। अब दोहरी गणना से कैसे बचा जाए? दोहरी गणना से बचने के दो उपाय हैं। पहला है अंतिम उत्पाद विधि, दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि। अंतिम उत्पाद विधि क्या कहती है? ये विधि कहती है कि केवल आप अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को इसमें शामिल करें, मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं करें। अंतिम वस्तुओं से मतलब क्या है? अंतिम वस्तुओं से मतलब ये है जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार है, जो उपभोक्ता अथवा उत्पादक कोई भी हो सकते हैं। जब उपभोक्ता अंतिम वस्तुओं को खरीदते हैं तब अंतिम उपभोग व्यय होता है, और जब उत्पादक अंतिम वस्तुओं को खरीदते हैं तब वह निवेश व्यय कहलाता है। अतः एक लेखा वर्ष में केवल उन्हीं वस्तुओं पर विचार किया जाता है जिनके कारण या तो अंतिम उपभोग व्यय होता है या निवेश व्यय होता है। मध्यवर्ती वस्तुओं पर इस कारण विचार नहीं किया जाता क्योंकि वे उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है और अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है। दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि। देश की प्रत्येक उत्पादक इकाई के उत्पाद के मूल्य तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य के अंतर को मूल्य वृद्धि कहा जाता है। देश की घरेलू सीमा के अंदर जितने भी उत्पादक प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा जो भी मूल्य वृद्धि की जाती है, अब वो मूल्य वृद्धि कैसे की जाएगी? उनके द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य माइनस उनके द्वारा उस वस्तु के उत्पादन में ली गई मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको जो मिलेगा वह कहलाएगा वैल्यू एडेड मेथड। ये वैल्यू एडेड मेथड क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन में जो भी निखार किया गया है या जो भी उसके वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी करने का कार्य किया गया है वह मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मूल्य वृद्धि के माध्यम से भी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से हम की समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस प्रकार से आप इनकम का कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखिए कि दो फर्में हैं, इनके बारे में हमें सूचना है कि फर्म अब इसमें क्या क्या सूचना है। फर्म हमें जो सूचना ज्ञात करनी है वह है फर्म ए तथा फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि कितनी की गई है और सकल मूल्य वृद्धि या कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का हमें पता लगाना है। यानी हमें क्या पता लगाना है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट का पता लगाना है या सकल मूल्य वृद्धि के बारे में हमें पता लगाना है। अब आप इसमें हमें क्या क्या दिया है? फर्म ए के द्वारा बिक्री की जाती है 100 लाख की, फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीदारी की जा रही है 40 के बराबर 40 लाख, फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीदारी की जा रही है 60 लाख रुपए, फर्म बी द्वारा बिक्री की जा रही है 200 लाख रुपए, फर्म ए का अंतिम स्टॉक है 20 लाख, फर्म बी का अंतिम स्टॉक है 35 लाख, फर्म ए का प्रारंभिक स्टॉक है 25 लाख रुपए, फर्म बी का प्रारंभिक स्टॉक है 45 लाख रुपए। दोनों फर्मों द्वारा अप्रत्यक्ष करों का जो भुगतान किया गया है वह 30। तो अब हमें क्या पता लगाना है? फर्म ए का मूल्य वृद्धि और फर्म बी की मूल्य वृद्धि के बारे में हमें पता लगाना है। सबसे पहले तो मूल्य वृद्धि का कैसे पता लगाएंगे? तो फर्म ए के द्वारा जो भी बिक्री की गई है माइनस करेंगे फर्म ए के द्वारा जो भी खरीदारी की गई है उस वस्तु के उत्पादन के संबंध में, और फिर इसमें हमें स्टॉक में परिवर्तन का पता लगाना है कि स्टॉक में परिवर्तन का हम कैसे पता लगाएंगे कि अंतिम स्टॉक कितना रहा है माइनस करेंगे प्रारंभिक स्टॉक कितना था। तो जैसे कि 100 लाख रुपए फर्म ए के द्वारा बिक्री की गई,
अब इस बिक्री में से ये देखिए 100 लाख रुपए की बिक्री की गई। अब इस बिक्री में से फर्म ए के द्वारा फर्म बी से जो खरीदारी की गई है वह 40 लाख, तो 100 माइनस 40 हो गए ये, ठीक है। पहला तो ये हो गया 60, है ना। फिर इसके अलावा इसमें और देखेंगे, फर्म ए का अंतिम स्टॉक क्या है 20 और प्रारंभिक स्टॉक क्या है 25, तो 25 माइनस 20 अंतिम स्टॉक ये हो गया 5 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर आप इसको करेंगे अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, है ना, ये ध्यान रखना, अंतिम माइनस प्रारंभिक स्टॉक करेंगे। तो अंतिम स्टॉक क्या है आपका यहाँ पर 25 के बराबर, नहीं अंतिम स्टॉक है आपका यहाँ पे 20 के बराबर और प्रारंभिक स्टॉक है 25 के बराबर, ठीक है। तो अंतिम स्टॉक 20 माइनस 25, तो ये हो गया माइनस का 5, और उधर हमने किया था 100 माइनस का 40 बराबर 60। अब आप इनको ऐड करेंगे तो 60 माइनस का 5 ये आपका आ गया यहाँ पर 55, ठीक है। तो 55 लाख रुपए क्या हो गया, सकल मूल्य वृद्धि की गई है फर्म ए के द्वारा। अब हम फर्म बी की बात करते हैं। फर्म बी का भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। फर्म बी के द्वारा मूल्य वृद्धि कितनी की गई है, ये हम लगाएंगे फर्म बी के द्वारा बिक्री माइनस फर्म बी के द्वारा फर्म ए से खरीददारी कितनी की गई है। स्टॉक में परिवर्तन कैसे लगाएंगे, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, तो इस प्रकार से 130 लाख रुपए हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं, सेकंड है हमारा सकल मूल्य वृद्धि या कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की कैसे प्राप्ति की जाती है। तो फर्म ए द्वारा मूल्य वृद्धि प्लस फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि माइनस अप्रत्यक्ष कर। चूंकि हम कैसे निकाल रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, सकल घरेलू उत्पाद नॉर्मली आपका जो मूल्य वृद्धि होती है वैल्यू एडेड होता है, वही आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है। ये हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही, हमने पढ़ा है कि वैल्यू एडेड को ही एनडीपी आप क्या जीडीपी कहते हैं, ठीक है ना, यही हमने पढ़ा है अभी तक। तो अब आप इसमें फर्म ए के द्वारा कितनी मूल्य वृद्धि की जा रही है 55 लाख के बराबर, फर्म बी के द्वारा 130 लाख, और टोटल जो अप्रत्यक्ष कर उन्होंने दिया है वह, चूँकि ये जो फर्म ए के द्वारा मूल्य वृद्धि की जा रही है, फर्म बी के द्वारा जो मूल्य वृद्धि की जा रही है, ठीक है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये तो आपका कहला गया जीडीपी मार्केट प्राइस कहला गया। अब चूँकि हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है, तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना होगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स किया हमने, और तो हमारे पास में माइनस का 30 लाख करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 155 लाख रुपये, ठीक है। तो कारक लागत पर यानी फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी, यानी अब जो हमें प्राप्त हुई है वह क्या है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कितनी मिली है 155 लाख रुपए हमें मिली है। तो यहाँ पर ये सकल मूल्य वृद्धि आपके कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन हो गया है, नेशनल इनकम काउंटिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आय की गणना की दूसरी विधि यानी आय विधि, किस प्रकार से इनकम को हम आय विधि के थ्रू भी काउंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।